कम इन सर? काम गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। रीना रानी, जी सर। अपना परिचय दीजिएगा। सर जैसा आपने कहा, मेरा नाम रीना रानी है। मैं बिहार के गया ज़िले की निवासी हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन हरियाणा के पानीपत ज़िले IBPG कॉलेज पानीपत BCom से किया है। ग्रेजुएशन के दौरान मैं अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी लाइक स्पीच कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन, NSS की मेंबर, कॉमर्स एसोसिएशन की मेंबर्स के रूप में भी एक्टिव थी। 2022 में ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू की। 2023 में अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया और इसी क्रम में आज मैं आपके सामने हूँ। आपने UPSC अटेम्प्ट किया? नो सर, मैंने BPSC की तैयारी करी है शुरू से। बहुत अच्छा। तो ये पहला अटेम्प्ट है आपका? जी सर, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। पहला बार आपने प्रीलिम किया, फिर रिटन दिया और क्वालिफाई कर गई इंटरव्यू के लिए? जी सर। तो इससे तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना चाहिए। जी सर। बहुत अच्छा। आपकी हॉबी में है ट्रैवलिंग? जी सर। कहाँ कहाँ आप ट्रैवलिंग किए हैं? सर हरियाणा में मैं रही थी, इसके अलावा झारखंड, असम, UP और बिहार। असम में कंजीरंगा गई हैं? काजीरंगा नहीं सर, मैं वहाँ नहीं जा पाई। तो असम में कौन कौन जगह पर? माजुली? असम में सर वहाँ पे गुवाहाटी में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है एक, वहाँ पे गई थी। इसके अलावा मुझे वहाँ मौका मिला एक महिला के घर जाने का और मैंने वहाँ पे देखा कि वो किस तरह से सशक्तिकरण के मायने को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कर रही हैं। वो घर में बहुत साइंटिफिक तरीके से मशरूम की खेती करती हैं। इसके अलावा एक वो विद्यांजलि के तहत स्कूल में भी बच्चों को पढ़ाती हैं। घर पे साड़ी का बुनाई का काम करती हैं। तो इसका और एक मैं वहाँ पे एक मेधा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के गैप को कम कर रही है। मैं वहाँ पे भी गई थी, इन कुछ गाँव पे गई थी मैं सर। सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है, अभी हाल में ही निर्णय आया है सिटीजनशिप के बारे में। असम से अभी अपने असम की चर्चा की है, उसी से रिलेटेड है। कुछ डेमोग्राफी चेंज वहाँ हो रहा है तेज़ी से, तो इसी संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है, एक डेडलाइन फिक्स किया गया है सिटीजनशिप की बारे में। जी सर, 25 मार्च 1971 और 31 दिसंबर मुझे एग्जैक्ट नहीं आ रहा, और उसके बीच में 25 मार्च 1971 तक जितने भी बांग्लादेशी निवासी आए हैं उनके लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है। लेकिन 25 मार्च 1971 के बाद जितने भी बांग्लादेशी आए हैं उनको अप्रवासी मानकर उनका चुना जाएगा, देखा जाएगा और उनको वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो है बांग्लादेशी 21 मार्च 71 जो आप बता रहे हैं, उसके बाद तो बहुत सारे आए हुए हैं असम में, तो बहुत सारी संख्या है। उन लोगों का क्या हश्र होगा, कहाँ रखा जाएगा उनको? सर बांग्लादेश में अभी जितने भी जो भी सिचुएशन वहाँ आई, तो जितने भी लोग आए हैं उनमें से मुस्लिम कैटेगरी के जो लोग हैं उन्हें तो दिक्कत नहीं होगी, और जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, हिंदू मुस्लिम, हो सकता है कि उनको जो अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसमें ये प्रावधान किया गया था कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो अल्पसंख्यक आए हैं उनको भारत की नागरिकता के तहत उनको कुछ राहत मिल सकती है। तो उसमें नागरिकता तो केवल हिंदू को मिलेगा ना? हिंदू, बुद्ध, जितने अल्पसंख्यक हाँ, अल्पसंख्यक है भारत में जो अल्पसंख्यक है जी, यही ना? नहीं सर, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं उनको भारत में नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। तो ठीक है, चलिए उनको हम नागरिकता दे देंगे, और बाकी जो उसके अलावे होंगे उनका क्या होगा? उनको तो बांग्लादेश भेजा जाएगा। कैसे भेजा जाएगा? वहाँ तो जो पॉलिटिकल सिनारियो है वो कहेगा कि नहीं, हम नहीं लेंगे इसको, तो फिर क्या किया जाएगा उसके साथ? सर इसमें चुनौतियाँ हैं, सबसे पहले उनको चयन कर उनको भेजने की, लेकिन क्योंकि मोस्टली मुस्लिम कैटेगरी और बांग्लादेश में भी मुस्लिम जो समुदाय है अभी वो चरम पर हैं, तो मुझे लगता है कि मुस्लिम को लेने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी सर इसके बारे में मैं एक बार फिर से पढ़ लूँगी। मानवाधिकार का मुद्दा ये नहीं बनता है? जी बनता है सर। देखो रीना, बताएं कि डिजिटलाइजेशन जो अभी चल रहा है, जी सर, हाँ, तो उसका क्या असर होगा ये वित्तीय प्रशासन में? सर एफिशिएंसी बढ़ेगी, करप्शन घटेगा, जनता को सुविधाओं के लिए जो ऑफिसेज में बार बार जाना पड़ता है वो जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू उनको वो नहीं करना पड़ेगा। लोगों में फाइनेंस इंक्लूजन बढ़ेगा। इसके अलावा डिजिटलाइजेशन से फाइनेंस टेक्नोलॉजी, इनोवेशन
अटल टिंकरिंग मिशन, अटल इनोवेशन मिशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव करने में भी हमें हेल्प मिलेगी। एक्चुअली एक स्कैम चल रहा है डिजिटल अरेस्ट का। यस सर। वो क्या है? सर ये साइबर क्राइम का ही एक रूप है। इसके अंतर्गत जो साइबर क्राइम करने वाले हैं वो डिजिटल का यूज़ करके नागरिकों को कुछ ऐसी गलत सूचनाएं देते हैं जिससे उनको ये कहा जाता है कि बाहर उनकी लाइफ को कोई खतरा है और उन्हें अपने घर में ही कैद करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, जिसे डिजिटल अरेस्ट की संज्ञा दी जा रही है। हमारे जीवन में ड्रोन्स का काफ़ी महत्व बढ़ रहा है जी कि सर। निजी जीवन में ही नहीं देखा गया कि इसका प्रभाव जो है जी सर, सार्वजनिक- वैवाहिक समारोह पे देखा जा रहा है। इसके अलावा एक ड्रोन दीदी स्कीम चल रही है जिसमें हम महिलाओं को खेतों में ड्रोन का यूज करके कीटनाशकों का छिड़काव करते हुए देख पाते हैं। ड्रोन दीदी किसको कहते हैं? ड्रोन दीदी सर जितनी महिलाएं हैं जीविका या आजीविका जिनके भी तहत उनको भारत सरकार के द्वारा ड्रोन दी जाती हैं ताकि खेती में कीटनाशकों के छिड़काव से किसानों को जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है उसको इग्नोर किया जा सके। ड्रोन का यूज तो डिफेंस में भी किया जा रहा है। जी सर, डिफेंस में भी किया जा रहा है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे? सीमा की निगरानी बेहतर तरीके से की जा रही है। इसके अलावा जो हमारे पड़ोसी देश हैं इसका गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अभी जो ड्रोन के माध्यम से ड्रग्स की तस्करी भी पकड़ी गई है और ड्रोन से अभी प्रीडेटर ड्रोन का एक समझौता भी अमेरिका के साथ हुआ है। कहीं ना कहीं ड्रोन हमारे जो सेनाएं हैं उनकी शक्ति को बढ़ा रहा है, हमारे सीमा सुरक्षा बलों पे जो हमारी निगरानी है उसको बढ़ा रहा है। अच्छा, कुछ आतंकवादियों को ड्रोन के द्वारा जो है अमेरिका या इजराइल के द्वारा मारा भी गया है। कौन कौन आतंकवादियों में? अभी हाल ही में सर हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह की और इस्माइल हानिया हमास की, और अभी हाल ही में जो हुआ है उनका ड्रोन से तो नहीं हुआ लेकिन हमास के चीफ जो अभी मरे हैं याहा सिनेबर, उनकी हत्या की गई है। 5 आइज क्या है? जी सर। 5 आइज, सॉरी सर, माफ़ चाहूँगी, मुझे अभी अवेयर नहीं हूँ सर मैं इस टाइम। 5 आई 5 आँख यहाँ पे जो है सॉरी सर। नहीं है। कनाडा इंडिया के साथ क्या इशू है? कनाडा इंडिया के रिलेशन काफ़ी अच्छे रहे हैं लेकिन जो उनमें मेन इशू खालिस्तानी समर्थक जो कनाडा है घरेलू राजनीतिक दबाव में जिस तरह से वहाँ पे खालिस्तान को प्रमोट कर रहा है और भारत खालिस्तानी को एक अलगाववादी मुद्दा मानता है, भारत की अखंडता पर खतरा मानता है, तो यही मुद्दा भारत कनाडाई के बीच में एक मेजर तंज कसा हुआ है। और अभी हाल ही में निज्जर की हत्या का आरोप भी एक भारतीय राजनयिक पर लगाया गया। उसके बाद से भारत ने अपने राजनयिकों को वापस बुलाया, तो यहाँ पे हमारे संबंध कनाडा के साथ तनावपूर्ण हो गए हैं। हर्षद मेहता का नाम सुनिए हैं? जी सर, एक स्कैम क्या था हर्षद मेहता का स्कैम? उनका एक मैं याद नहीं कर पा रही हूँ सर। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता का एक पैसा वहाँ पे विश्वास पे लगा हुआ है तो उनके साथ किसी भी धोखाधड़ी ना हो, इसके लिए भारत सरकार के द्वारा 1988 में सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया गया था। ये वहाँ पे जितने भी डीलर्स हैं, कंपनीज हैं को रेगुलेट करती हैं। प्राय देखा जाता है कि ऑडिटर्स भी जो है स्कैम में शामिल होते हैं। जैसे रखा जाता है ना कि वो डिटेक्ट करेंगे जी सर स्कैम्स को। जी सर। है ना, जैसे बहुत सारा जो है घोटाले होते हैं। जी सर। सरकार पैसा देती जाती है, ट्रेजरी तो खुला रहता है, जी सर। पैसे निकल रहे हैं, उन पैसों को सही व्यय हुआ रहा है कि नहीं नियमानुसार कोई देखने वाला नहीं होता। यहाँ तक कि जो जिनको देखना है सुपरवाइज करना वो लोग भी निगलेक्ट करते हैं या करप्ट हो जाते हैं या जिस वजह से भी हो, तो उनके ऊपर क्या किया जाए कि करप्शन ऑडिट में ट्रेजरी में घटे। कहीं ना कहीं से वो लूप होल्स का बेनिफिट उठाते हैं, एथिकल बिहेवियर भी उनका कम होता है। अरस्तु भी कहे थे कि अगर नागरिक अच्छे हो तो कानून कम हो तो भी चल जाएगा, लेकिन कानून कितने भी अच्छे हो पर नागरिक अच्छे जितने भी हमारे ऑफिसर अच्छे ना हो तो काम नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं उनकी ट्रेनिंग के दौरान भी उनमें एथिक्स का इम्प्लीमेंट होना चाहिए, कानून के लूप होल्स भी कम किए जाने चाहिए, रेगुलेशन सुपरवाइजरी भी स्ट्रॉन्ग की जानी चाहिए। लेकिन सिपाही को सिपाही कौन पकड़े ऑडिट को, और उसके ऊपर भी कोई सुपर ऑडिटर रहना चाहिए। आप जा रही हैं ज्वाइन कर रहे हैं ऑडिट करने, ट्रेजरी अफसर हैं जी सर, तो आप ही चोरी करें, खजाना लूट रही है अपना ही खजाना, फिर कौन देखभाल करेगा? सर ऐसे बहुत सारे कानून है और जैसा
एक रिंग द बेल एक्ट भी है कि अगर वहाँ के कर्मचारी भी ये पाते हैं कि मैं कोई गलत काम कर रही हूँ तो वो भी इस संदर्भ में कदम उठा सकते हैं। हमारे पास करप्शन से रिलेटेड एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, विजिलेंस कमीशन है, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो मुझे ऑफिशियली लीगली भ्रष्टाचार करने से रोकती है। इसके अलावा मेरे मोरल प्रिंसिपल्स तो वेरी हैं। गुड। आपका होम डिस्ट्रिक्ट गया है। जी सर। गया तो एक ऐतिहासिक जिला रहा है। जी सर। वहाँ पे एक प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ पे पिंडदान का कार्यक्रम किया जाता है। जी सर। उस मंदिर का नाम क्या है? विष्णु पद मंदिर। उसका इतिहास पता है आपको? जी सर। एक गया, जितनी भी दंत कथाएं हैं उनके अनुसार एक असुर थे जिनका नाम गयासुर था। तो उनके हाहाकार से जनता परेशान थी, तो उसको ख़त्म करने के लिए ऐसा कहा जाता है कि स्वयं भगवान विष्णु आए थे, उनकी छाती पर जब कदम रखा तो धरती में समा गए और उनके चरण के निशान वहीं पे पड़ गए, इसीलिए इसे कहा जाता है विष्णु पद, विष्णु जी के पैरों के निशान। ठीक है। गया में ही एक ब्रह्म फॉरेस्ट है। सॉरी सर, ब्रह्म फॉरेस्ट, ब्रह्मा वन के बारे में सुना है गया में? माफ़ी चाहूँगी सर, मैं अभी अच्छा, गया से थोड़ी ही दूर पे बोध गया है। जी सर। बोध गया क्यों प्रसिद्ध है? सर वहाँ पे माँ बोधि टेम्पल है जो कि बुद्ध धर्म का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है सर। 2002 में उसे मान्यता मिली थी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। जी सर। उनके 4 आर्य सत्य के बारे में बताइए। जीवन दुखों से भरा हुआ है, सभी दुखों का एक कारण है, इस दुखों से मुक्ति मिल सकती है, इसके लिए अष्टांगिक मार्ग अपनाना चाहिए। इसे आप वर्तमान जीवन में कैसे देखते हैं? सब वर्तमान जीवन में तो ये काफ़ी प्रासंगिक हो गया है। युवा जनरेशन हर तरीके से दुखों से घिरी हुई है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है, तो अगर वो बुद्ध के मध्यम मार्ग की तरफ चले कि जीवन को ना तो ज़्यादा तानना है कि सितार की वीणा टूट जाए और ना ही लूज छोड़ना है, मध्यम मार्ग पे चलना है, अपना कर्म करते रहना है, बाकी सब ईश्वर पे छोड़ देना है, क्योंकि फल पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। मध्यम मार्ग अपनाते हुए अपना कर्म करिए, बाकी जो होएगा उसको समय के भविष्य के गर्भ में छोड़ दीजिए। ठीक है। आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की हैं। कुरुक्षेत्र किस महाजनपद के अंतर्गत आता था? सर ये जो कौरव थे उनका कुरु पांचाल, सॉरी सर एग्जैक्ट श्योर नहीं। कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद। आप लिविंग वेज और मिनिमम वेज में डिफरेंस बताइए। मिनिमम वेज तो जो सरकार, अगर सर मैं ये अनुमान लगा रही हूँ, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मैं लगा सकती हूँ। मिनिमम वेज जो सरकार तय करती है कि इतना होना ही चाहिए, लेकिन लिविंग वेज हर किसी की अलग अलग हो सकती है। मिनिमम वेज सभी के लिए एक होगी सरकार के मायनों में, लेकिन लिविंग वेज तो हो सकता है कि एक मध्यम वर्गीय है, उसकी आकांक्षाएं अधिक है, जबकि बिल्कुल जो एक नॉर्मल है जैसा कि गरीबी में देखा गया है, उनके लिए लिविंग वेज अलग हो सकती है। तो इसके पैमाने सभी के लिए अलग हो सकते हैं, जैसा मैं सोच पा रही हूँ सर। अच्छा ठीक है। लिविंग वेज बेसिकली एक व्यक्ति को जीने के लिए जो सुविधाएं चाहिए, वो सुविधाओं का डेफिनेशन सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। अच्छा, आप लंबे समय तक हरियाणा में बिताई हैं समय। जी। वहाँ पे खाप पंचायत चर्चा में रहता है। जी सर। ये खाप पंचायत क्या है? सर समाज के नियमों के आगे पारिवारिक नियमों और पारिवारिक संबंधों का कोई महत्व नहीं है। वहाँ पे जाति के नाम पे बेसिकली खाप पंचायत है कि अगर कोई अगर एक उस जाति पे हमला किया जाता है एक व्यक्ति पर भी, तो ऐसा माना जाता है कि संपूर्ण जाति पे हमला किया गया है और फिर वो संपूर्ण समाज खाप पंचायत के रूप में उसे बदला लेता है और ये पूरी तरह हिंसा पर आधारित है, आग के बदले आग, इसमें किसी भी प्रकार के सुधार का कोई स्कोप नहीं दिया जाता। तो वर्तमान कानून व्यवस्था के अंतर्गत क्या ये सही माना जा सकता है? ये बिल्कुल भी सही नहीं मानता। हमारे नीति निर्देशक तहत तो हमारे जितने मौलिक अधिकार हैं वो व्यक्ति को अपनी पसंद का आर्टिकल 21 के तहत अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार देते हैं। खाप पंचायत को रेस्ट्रिक्ट करता है। अभी सरकार के विभिन्न प्रयासों से ये बहुत कम लेवल पे हुआ है। अभी वहाँ पे जितनी महिलाएं काफ़ी शिक्षित हो गई हैं, खेल में उन्होंने बहुत आगे किया है, तो जो समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा खाप पंचायत दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो रही थी, उसमें किसी न किसी की रुकावट आई है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अब ये बहुत कम लेवल पर है सर। हरियाणा खेल में बहुत आगे है। जी सर। बिहार में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। जी सर। तो क्या कारण है बिहार के पीछे? वहाँ पे इसके लिए मैं बिहार के जो एक कोच हैं उनका एक स्पेशल कोट मैं कहना चाहूँ। वो कहते हैं कि आप हरियाणा की एक महिला को खड़ा कीजिए और बाकी किसी भी राज्य की महिला को खड़ा कीजिए, हरियाणा की महिला में डर नहीं होता।
जबकि बाकी की महिलाएं डर जाती हैं लोगों के सामने अपना प्रदर्शन, हालांकि उनके अंदर क्वालिटी होती है। इसका मतलब है उनकी ट्रेनिंग पूरी तरह से की जाती है। बिहार में अभी इस लेवल पे बहुत काम किया जा रहा है। राजगीर में खेल यूनिवर्सिटी किया गया, मेडल लाओ नौकरी पाओ, लेकिन ऐतिहासिक तौर पे इसमें उस लेवल पे काम नहीं हुआ है। हालांकि ये एक प्लस पॉइंट है जो अंतर्राज्यीय बेस्ट प्रैक्टिस सीखने का एक स्कोप देता है, और बिहार इसमें अच्छा प्रैक्टिस कर रहा है, और एक दिन आएगा जब बिहार का भी नाम होगा। ठीक है, थैंक यू रानी। रीना, आपके इंटरव्यू के बारे में हम लोग आपस में विचार विमर्श करके एक राय कायम करते हैं कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, फिर आपको बताते हैं। कुछ सजेशन हुआ तो ये भी बताएंगे। 1 मिनट के बाद आपको फिर से दोबारा कॉल करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं सीट्स बैठिए। रीना, वेल डन, थैंक यू सर। बहुत अच्छा, सुपर, बहुत बढ़िया, आउटस्टैंडिंग। आपके लिए इस तरह के जो 2-4 शब्द बने हैं, सभी शब्द आपके लिए जाते हैं। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है, और हम लोगों ने ये महसूस किया है कि हरियाणा की लड़कियों के बारे में जो आपने कहा है कि निडर होती हैं, हम तो समझते हैं कि हरियाणा की मिट्टी और पानी में भी कुछ है कि वहाँ कुछ दिन रह जाए बिहार की भी लड़की तो उसमें वो बात आ जाती है जो आप में आ चुकी है। सर ये मेरा प्लस पॉइंट है कि हरियाणा का निडरता और बिहार का संस्कार मेरे अंदर है। नहीं, ठीक है, आपको क्या सोचना है वो आप सोचिए, जो हमको सोचना है वो हम सोचेंगे ना। तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आपका रहा। आप बीपीएससी में इंटरव्यू किस तारीख को है? सर 29 को है। 29 को है, सेकेंड हाफ में। जी सर। आप कौन सा ड्रेस पहन के जाने की सोच रहे हैं? सर मैं साड़ी पहन के जाऊंगी, ये ड्रेस नहीं होने वाली। हाँ, साड़ी पहन के जाइए, सोबर, बढ़िया। बहुत सारे यूट्यूब पर देखेंगे जो इंटरव्यू वगैरह है, उसमें बहुत सोबर जो आपको लगे वो पसंद करके आप जाइएगा। जूता पहन लीजिएगा, और एक्सटेम्पोर हैं आप बोलने में, बोलती हैं, धारा प्रवाह आप बोलती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और इस लेवल पर, जिस लेवल पर आप आई हुई हैं, आपके इस गुण को दिशा देना मुश्किल है, इसलिए इसमें आजमाइश मत कीजिए, एक्सपेरिमेंट मत कीजिए कि हम इतना बोलते हैं तो थोड़ा कम करें। एक्सपेरिमेंट होता है ना, कुछ लोग आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि अरे तुम्हें तो रेडियो मिर्ची में होना चाहिए था, तुम इतना धारा प्रवाह बोलती हो, आरजे की तरह, थोड़ा कम करके धीरे बोलो। इसके लिए आप अगर सजग हो जाएंगी, सतर्क हो जाएंगी, तो आपका जो नेचुरल फ्लो है ना बोलने का, वो गड़बड़ा जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा, आप बिल्कुल सही हैं, ठीक है? आप समझ रहे हैं मैं जो बता रहा हूँ? इसको बनाए रखना है। मनोबल ऊंचा आपका है ही है, हम नहीं कह सकते हैं कि मनोबल और ऊंचा कीजिए। वो ऊंचा करके क्या कीजिएगा? सीलिंग में सटा दीजिएगा। आपका बहुत बड़ा मनोबल है, बहुत अच्छा एटीट्यूड है, आपका झुकाव जो है और जानकारी है, हम लोग अप्रिसिएट करते हैं। और इस टीम की शुभकामनाएं हैं आपकी सफलता की, और हमें उम्मीद भी है कि अंतिम जो चयन सूची होगा उस सूची में आपका नाम निश्चित रूप से होगा। इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।